हेलो एवरीवन। आज हमें डिस्कस करना है टॉक्सिकोलॉजी ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ड्रग्स। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एक एंजाइम है जिसका बेसिक फंक्शन है एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करना, मेटाबोलाइज करना। इस एंजाइम को जो ड्रग्स ब्लॉक करती हैं या इनहिबिट करती हैं वो उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। First category is alcohols. The example is edrophonium. The second category is carbamates. The few examples are neostigmine, pyridostigmine, and physostigmine. The last and very important example of these drugs is organophosphate compounds. शॉर्ट फॉर्म में हम इनको OPCs भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक एग्जांपल नजर आ रही है, विच इज इकोथायोपेट। इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है अप टू 100 आवर्स। अब ये जो ड्रग्स हैं ये एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो ये हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे फिजियोलॉजिकली एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होती है वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है या खत्म हो जाता है। एंड द नेचुरल लेवल्स, फिजियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन, दे स्टार्ट राइजिंग एट दोज साइट्स, जिसकी वजह से फिर हमें एक्सटेंडेड इफेक्ट नजर आते हैं उन सब जगहों के ऊपर। मैं आपको एक हल्की सी ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ये इफेक्ट्स हमें कहाँ कहाँ ज्यादा मिलेंगे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द टॉप वन, दिस इज द पैरासिम्पथेटिक फाइबर। तो पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन के लेवल पे और पैरासिम्पथेटिक नर्व और इफेक्टर टिश्यू के लेवल पे यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और इन दोनों साइड्स पे एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म करवाता है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम। जब हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे बाय गिविंग द ड्रग्स व्हिच आई हैव प्रीवियसली मेंशन्ड, तो एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से पैरासिम्पथेटिक एक्शंस भी बढ़ जाएंगे, ना सिर्फ पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया पे बल्कि पैरासिम्पथेटिक टिश्यूज के अंदर। सिमिलरली जो हमारे पास सिंपथेटिक गैंग्लिया है वहां पे भी एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होता है। इन ड्रग्स के देने की वजह से एंजाइम ब्लॉक होगा, एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा एंड मोर एसिटाइलकोलिन विल बी प्रेजेंट एट दीज साइट्स। तो सिंपथेटिक गैंग्लिया की स्टिमुलेशन भी बढ़ जाएगी ड्यू टू मोर प्रेजेंस ऑफ एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट में आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर, द वोलेंट्री नर्वस सिस्टम। इसका एक सिंगल लॉन्ग फाइबर होता है जो कि साइनेप्स करता है विद द स्केलेटल मसल्स। और इस साइनेप्स के ऊपर भी जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा ड्यू टू दीज ड्रग्स, तो स्केलेटल मसल के अंदर भी इफेक्ट्स जो हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं कि पैरासिम्पथेटिक ऑर्गन्स में जहाँ मस्कुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे भी इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे ड्यू टू दीज ड्रग्स। सिंपथेटिक स्टिमुलेशन एट गैंग्लिया लेवल, वो बढ़ने की वजह से सिंपथेटिक इफेक्ट्स भी ऑर्गन में बढ़ जाएंगे और हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी इफेक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक दोनों सिस्टम चूंकि स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो दोनों सिस्टम्स के साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट होने की वजह से नेट इफेक्ट्स क्या आएंगे। द आंसर लाइज इन द डोमिनेंट सप्लाई इन दैट ऑर्गन। जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स हैं वहाँ पे सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक दोनों इनर्वेशन होती हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई एक इनर्वेशन जो है वो डोमिनेंट होती है। तो जब दोनों इनर्वेशन साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाती हैं तो जो डोमिनेंट इनर्वेशन होती है उसका इफेक्ट एज ए नेट इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, हार्ट के अंदर पैरासिम्पथेटिक सप्लाई इज डोमिनेंट व्हेन वी stimulate sympathetic and parasympathetic supply, or when we give these drugs which increase the levels of acetylcholine at parasympathetic and sympathetic ganglia, ultimately leading towards the increase in sympathetic and parasympathetic output। तो हार्ट के अंदर जब साइमल्टेनियसली दोनों सप्लाईज इंक्रीज होंगी तो नेट इफेक्ट आएगा पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट, दैट इज डिक्रीज इन द हार्ट रेट, डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी। अब जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि अगर इन कंपाउंड्स की पॉइजनिंग हो जाए तो उसकी क्या प्रेजेंटेशन होगी, साइन सिम्टम्स क्या होंगे और उसको हमें ट्रीट कैसे करना है। अब ये जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ड्रग्स हैं ये हैं तो तीन कैटेगरीज की, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, लेकिन हम ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स को भी डिस्कस करते हैं एज टॉक्सिसिटी बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स दे आर क्वाइट इरिवर्सिबल। अब टॉक्सिक सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट के अंदर वो डिपेंड करता है एक्सपोजर कैसे हुआ उस ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड का और उस कंपाउंड की नेचुरल प्रॉपर्टीज क्या थी, वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं।
अब ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड पॉइजनिंग का एक्सपोजर दो तरह से हो सकता है। एक है लोकल एक्सपोजर, दूसरा है सुइसिडल और एक्सीडेंटल एक्सपोजर। लोकल एक्सपोजर मीन कि कोई भी फार्मर जब अपने फील्ड्स के अंदर पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा होता है, तो एयर की मूवमेंट की वजह से या पुअर प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से दैट फार्मर इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एरोसोल वेपर्स ऑफ दैट पेस्टिसाइड। तो वो उन वेपर्स को इनहेल भी करता है और वो वेपर्स उसके फेस और आइज को भी जो है वो अफेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज डायरेक्टली एक्सपोज। तो लोकल एक्सपोजर में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में, अगर इनफ एब्जॉर्प्शन या इनफ एक्सपोजर हो जाता है, तो या तो वो आई के आएंगे या वो रेस्पिरेटरी सिम्टम सिस्टम के आएंगे बिकॉज ऑफ इनहेलेशन, या इन दोनों के कंबाइंड आएंगे। इनके फिर कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो एक्सपोजर है वो होता है सुइसिडल और एक्सीडेंटल। किसी ने जानबूझ के पेस्टिसाइड स्प्रे को इंजेस्ट कर लिया या एक्सीडेंटली उसने इंजेस्ट कर लिया। अब चूंकि वो जीआई ट्रैक में चला गया पेस्टिसाइड, अब वो एब्जॉर्ब होके पूरे ब्लड में जाएगा। जब ब्लड में जाएगा तो फिर पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट्स आएंगे। जब ब्लड के अंदर जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, तो हर जगह के ऊपर एसिटाइलकोलिन एंजाइम ब्लॉक होगा, primarily at those sites which we have discussed in the previous slide: parasympathetic ganglia, sympathetic ganglia, parasympathetic organs, and somatic nervous system. तो प्राइमरली इन चार जगहों के ऊपर जब एंजाइम ब्लॉक होगा, तो इन चार जगहों के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं पूरी बॉडी में वो भी मार्क हो जाएंगे। तो मस्किनिक इफेक्ट्स भी आएंगे, निकोटिनिक इफेक्ट्स भी आएंगे, और अगर ये जो पेस्टिसाइड ड्रग है, कंपाउंड है, ये सीएनएस को क्रॉस कर जाता है, तो सीएनएस में भी सिम्टम्स आएंगे। सो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकल एक्सपोजर में आई में सिम्टम्स आएंगे। आई में मायोसिस होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, सिली मसल का स्पैज्म होगा, और इस स्पैज्म की वजह से फिर ऑक्यूलर पेन भी हो सकता है, और आई जो है वो नियर वीएन के लिए फिक्स हो जाएगी बिकॉज ऑफ सिली स्पैज्म। तो वीएन डिक्रीज भी हो सकती है और फार वीएन अफेक्ट भी हो सकती है ड्यू टू इनहेलेशन। जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा कंपाउंड, तो वहां पे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, ये दो सिम्टम्स बहुत मार्क्ड आएंगे। इसका मैकेनिज्म वही सेम होगा कि ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के अंदर या आई के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रही है, दैट एसिटाइलकोलिन विल नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बिकॉज उसको जो मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है दैट विल बी ब्लॉक्ड बाय दिस पेस्टिसाइड, दिस ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, एंड लीडिंग टुवर्ड्स द मोर increased levels of acetylcholine and more production or more manifestation of symptoms in that organ. अब अगर सुइसिडल इंटेंट से ये कंपाउंड लिया जाता है, तो जे ट्रैक में जाता है, पूरी बॉडी में ये कंपाउंड जाता है, तो पूरी बॉडी के अंदर ये एसिटाइलकोलिन एंजाइम ब्लॉक होगा, और जो सिम्टम्स आएंगे वो ऑलमोस्ट सारे सिस्टम्स के अंदर आएंगे। लेकिन सबसे पहले सिम्टम्स जो आएंगे वो जीआई ट्रैक के अंदर आएंगे। उसमें डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया। अब नोजिया और वॉमिटिंग, दीज आर ड्यू टू द लोकल इरिटेशन ऑफ द जीआई ट्रैक। और डायरिया, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो आ रही होगी, अगेन सेम मैकेनिज्म, वो एसिटाइलकोलिन जो रिलीज करेगी, दैट एसिटाइलकोलिन विल नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बिकॉज द एंजाइम इज ब्लॉक्ड लीडिंग टुवर्ड्स डायरिया। नेक्स्ट इफेक्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में सैलिवेशन बढ़ जाएगी, जीआई ट्रैक्ट हो गया, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट से रेलिवेंट यूरिनेशन बढ़ जाएगी, इनवॉल्यूंटरी डेफिकेशन भी पेशेंट को हो सकती है, sweating, lacrimation, and heart and bradycardia and hypotension. These are all the parasympathetic effects. They will be manifested. Why? Because sympathetic and parasympathetic ganglia, they have been stimulated due to excess of acetylcholine at ganglia because of poor metabolism of acetylcholine. अब पैरासिम्पथेटिक ही क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इन सारे ऑर्गन के अंदर पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन डोमिनेंट है। सिंपथेटिक भी सप्लाई बढ़ेगी लेकिन वो डोमिनेट नहीं है, तो डोमिनेंट इफेक्ट पैरासिम्पथेटिक के ही आएंगे। अब जो निकोटिनिक इफेक्ट्स हैं वो कौन से आएंगे? निकोटिनिक इफेक्ट्स एक तो गैंग्लिया पे आएंगे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया पे ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिटाइलकोलिन सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन बढ़ जाएगी। अब जो नेक्स्ट निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एनएम रिसेप्टर्स, स्केलेटल मसल्स पे, उनकी भी एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से स्केलेटल मसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगी और इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे एसिटाइलकोलिन के। इनिशियली twitching start होगी, twitching leading towards fasciculation, then the muscle will be fatigued, ultimately there will be weakness and paralysis. और ये weakness और paralysis जब intercostal muscles की होती है, which are the voluntary muscles which
help and aid during the respiratory process, and due to the paralysis of these intercostal muscles, there will be respiratory paralysis. डायफ्राम के मसल भी पैरालाइज हो जाएंगे, इंटरकॉस्टल मसल भी पैरालाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा एंड डेथ कैन अकर ड्यू टू दिस सीवियर इशू. अगर ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो फिर सीएनएस के इफेक्ट्स आएंगे. फॉर एग्जांपल देयर कुड बी कंफ्यूजन, ataxia mean lack of order. There will be lack of order in the voluntary movements. The speech will be slurred, there will be loss of reflexes, there could be convulsions, coma, and there can be even central respiratory paralysis. बट ये हर एजेंट के साथ नहीं आएंगे, सिर्फ उस एजेंट के साथ आएंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है. How do we diagnose that this is a case of organophosphate compound poisoning? It is very simple. On careful history and very precise clinical examination, we can diagnose that whether the person is suffering from organophosphate compound poisoning or not. अब इसको ट्रीट कैसे करना है? वैसे तो हमारे पास 6-7 स्टेप्स हैं इसको ट्रीट करने के, but whenever you are asked what is the definitive antidote for organophosphate compound poisoning, then the answer is atropine, because atropine is anti-muscarinic agent. Majority of organs which are being supplied by the autonomic innervation, the parasympathetic supply is dominant. और जब भी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की पॉइजनिंग होती है तो पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं, और पैरासिम्पथेटिक ऑर्गन्स के अंदर जो पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर्स हैं, जो कोलिनोसेप्टर्स हैं, वो हमारे पास मस्किनिक होते हैं. सो इफ वी ब्लॉक द मस्किनिक रिसेप्टर्स बाय गिविंग द एट्रोपिन, देन द इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस होल फिनोमेना दे विल बी ब्लॉक्ड. तो ये एक सिंगल लाइनर एंटीडोट है, बट स्टेप्स हमारे पास 6 हैं. फर्स्ट स्टेप इज कि हमने टर्मिनेशन ऑफ पॉइजन एक्सपोजर करना है. पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ है तो सबसे पहले हमने उसके कंटेमिनेटेड क्लोथ को रिमूव करना है. सेकंड स्टेप है, अगर उसकी एक्सपोज बॉडी पार्ट्स के ऊपर कोई भी हमें पेस्टिसाइड्स नजर आता है तो हम उसको वॉश कर लेते हैं, एक्सपोज बॉडी पार्ट्स विद प्लेन वाटर ओनली. और अगर एट द साइट ऑफ पॉइजन है तो हमने पेशेंट को टेक अवे करना होता है फ्रॉम द साइट ऑफ पॉइजन. सेकंड स्टेप होता है मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे. एयरवे को हमने पेटेंट रखना होता है ताकि उस पेशेंट की रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो, और साथ में अगर उसको डिस्निया हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हमने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को भी अटैच करना होता है. दीज आर द स्टेप्स which are accomplished in a very good clinical setup or in the emergency department. The fourth step is we have to antagonize the muscarinic effects. That is, we have to give the atropine. इससे काफी इफेक्ट्स नलीफाई हो जाते हैं एंड पेशेंट स्टार्ट फीलिंग बेटर. अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो एंजाइम ब्लॉकर हैं ये इरिवर्सिबली एंजाइम को ब्लॉक करते हैं. तो वो जो इरिवर्सिबल ब्लॉक एंजाइम है, जब तक उसका हम बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, दैट इज जब तक हम उस ड्रग को एंजाइम से डिटैच नहीं करेंगे, तब तक वो एंजाइम फ्री नहीं होगा, और तब तक ये इफेक्ट्स जो बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं तब तक इनके आने का एक डेंजर रहता है. तो हम एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है जिन्हें हम कहते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर्स. दीज आर द ड्रग्स which reactivate this enzyme by removing the drug, by breaking the drug enzyme bond. When the bond is broken, drug becomes free and the enzyme is reactivated, or it becomes free and it starts destroying the acetylcholine. इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. The next and last step is diazepam can be given if the patient starts having convulsions. अब जो मैंने आपको बताया कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटेड ड्रग्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑक्साइम्स. द एग्जांपल इज पैलिडॉक्साइम एंड डाइएसिटाइल मोनोऑक्साइम DAM. अब इन ऑक्साइम्स का काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझें कि नॉर्मली होता क्या है. एसिटाइलकोलिन, प्लीज लुक एट माय पॉइंटर. एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ जब बाइंड करती है तो enzyme it becomes acetylated and choline it becomes free. In the next step, this acetylated enzyme with the help of water by the virtue of hydrolysis reaction, it generates acetate and the enzyme becomes free, and that's how acetylcholine keeps on metabolizing again and again. जब हम देते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स किसी पेशेंट को, एक्सीडेंटली वो पेशेंट लेता है या हम खुद देते हैं, तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ये उस सेम एंजाइम के साथ जाके के साथ बाइंड करते हैं,
Now, after binding, they phosphorylate the enzyme, and choline is released from. Choline is released in this step. This phosphorylated enzyme in the next step, what happens is that basically जब ये एंजाइम फॉस्फोराइलेट होता है तो एक बॉन्ड बनता है एंजाइम और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में, और ये बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में। ऑक्सीजन फॉस्फेट डबल बॉन्ड बन जाता है। ये ऑक्सीजन बेसिकली एसाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम का पार्ट होता है, फॉस्फेट आके अटैच होता है फ्रॉम द ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। तो दिस ऑक्सीजन फॉस्फेट डबल बॉन्ड इज दिस बॉन्ड इज दिस बॉन्ड कम्स इनटू प्ले, ये बॉन्ड बन जाता है। अब होता ये है कि नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें ये ऑक्सीजन फॉस्फेट बॉन्ड चाहिए तो ये कि ये दोनों के दोनों बॉन्ड टूट जाएं और वो फॉस्फेट अलग हो जाए ताकि ये एंजाइम फ्री हो जाए। ऐसा नहीं होता, इन दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है, और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वन ऑक्सीजन फॉस्फेट बॉन्ड इज ब्रोकन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एजिंग। एजिंग इसलिए कि आफ्टर सम टाइम ये प्रोसेस होता है। अब जब ये एक बॉन्ड टूट जाता है तो होना तो ये चाहिए कि ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाए, लेकिन ये बॉन्ड बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल इरिवर्सिबल एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है बिटवीन द फॉस्फेट एंड द एंजाइम, और अब इसको तोड़ना मुश्किल होता है। अब ये जो ऑक्साइम्स है, ये ऑक्साइम्स क्या करते हैं, ये ऑक्साइम्स फॉस्फोराइलेटेड एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम के ये दोनों बॉन्ड तोड़ देते हैं, दोनों बॉन्ड तोड़ देते हैं, जिससे फिर फॉस्फेट अलग हो जाता है और एंजाइम फ्री हो जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि जब भी ऑक्साइड दिए जाएं वो एजिंग के प्रोसेस से पहले दिए जाएं। एजिंग मीन कि अगर वो ऑक्सीजन फॉस्फेट का एक बॉन्ड टूट गया तो वो फिर बड़ा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उस बचे हुए एक बॉन्ड को फिर ये ऑक्साइड्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बट अगर हम एजिंग के प्रोसेस से पहले ऑक्साइड दे देते हैं तो ये ऑक्साइड उन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, फॉस्फेट अलग हो जाता है, एंजाइम फ्री हो जाता है। So this is also a very good sort of antidote. The definitive antidote is atropine, but we give pralidoxime before the accomplishment of aging. So this is all about uh, the management of organophosphate compound poisoning. Thank you so much.